मिल रही बड़ी खबर का अजमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक होनी है। अजमेर शहर और देहात बीजेपी के कार्यालय में ये बैठक हो रही है। विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर सभी से चर्चा की जा रही है। सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक अनीता भदेल और वासुदेव देवनानी भी इस दौरान बैठक में मौजूद है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर मिशन 2023 को लेकर बेहद महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ अजमेर में बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, जहां पर कई पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं, जो इस वक्त तस्वीरों में भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, किस तरीके से कौन से मुद्दे लेकर बीजेपी चुनाव मैदान में उतरे जिससे कि बीजेपी को जीत मिल सके, इसे लेकर खास चर्चा की जाएगी। अशोक सिंह भाटी सहयोगी अजमेर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, बैठक की शुरुआत हो चुकी है, कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं आज? जी बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ आज अजमेर पहुंचे हैं। अजमेर में जिला, देहात और शहर दोनों ही पदाधिकारियों की यहाँ पर बैठक लेंगे। यहाँ पर कौन से मुद्दे हैं, किन विषयों को लेकर चर्चा की जानी है और कौन कौन से मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जा सकता है, इन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर बातचीत की जानी है। बड़े मुद्दे यहाँ पर जो है, पानी की समस्या एक बड़ा मुद्दा रहा है और बिजली की कटौती भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। तो स्थानीय मुद्दों को लेकर भी बीजेपी जो है सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के, जो वासुदेव देवनानी हो या फिर अनीता भदेल हो, 4 बार से यहाँ विधायक हैं, उनको लेकर भी बड़ा फीडबैक है, वो जो है पदाधिकारियों से लेना है। साथ ही सांसद इस बैठक में शामिल हैं, उनसे भी जानकारी ली जाएगी किस तरह से पूरे जो जिले में है जो रणनीति तैयार की जानी है, उन सभी विषयों को लेकर जो है बीजेपी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो फीडबैक लेने यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ का जो फीडबैक है वो प्रदेश स्तर पर रखेंगे, उसके बाद जो है राष्ट्रीय स्तर पर इन सभी मुद्दों को लेकर चर्चा की जानी है। इस चर्चा के साथ साथ जो है टिकट वितरण को लेकर भी हो सकता है कि सभी से बातचीत की जा सके और जिले में किस तरह से जातिगत जो आधार हैं या फिर जो मुद्दे हैं, उन सभी का जो फीडबैक है वो उच्च स्तर तक पहुंचाया जाएगा। तो आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर के नेता भी जो है राजस्थान में आने वाले हैं और लगातार उनका दौरा यहाँ पर हो रहा है। तो ऐसे में जमीनी स्तर के जो मुद्दे हैं, छोटे बड़े तमाम जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर जो है फीडबैक लेकर आगामी कार्यक्रम, जो राज्य स्तरीय मुद्दे हैं उन पर तो चर्चा की जाएगी, जो वहां पर स्थानीय मुद्दे उन्हें लेकर भी बातचीत की जाएगी और टिकट वितरण पर भी खास चर्चा होनी। आप नजर बनाए रखिएगा इस बैठक पर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज एक एक कर कई बड़ी सौगातें जयपुर वासियों को देने वाले हैं। विश्व पर्यटन दिवस पर सीएम अशोक गहलोत कई सौगात देंगे। 94 करोड़ के 28 पर्यटन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया जाएगा। कई पर्यटन प्रोजेक्ट का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोकार्पण करेंगे। किशनगढ़ में 5 करोड़ 88 लाख के विकास कार्यों का शिलान्यास होगा, तो वहीं अलवर में 4 करोड़ 10 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। पुष्कर में प्रवेश द्वार और पार्क निर्माण 3 करोड़ 50 लाख के कार्यों का शिलान्यास होगा, तो वहीं 24 अन्य विकास और जीर्णोद्धार कार्यों का भी लोकार्पण होगा। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे हुए हैं। सीधे आपको गुजरात लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, सुनाते हैं। शासन चलाने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी थी। इस बीच एक और घटना घट गई। गोधरा की हृदय विदारक घटना हुई और उसके बाद की परिस्थितियों में गुजरात हिंसा की आग में जल उठा। ऐसे विकट हाल की शायद किसी ने कल्पना की होगी। मुख्यमंत्री के तौर पर भले उस समय मेरे पास ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन मेरा गुजरात पर, अपने गुजरात के लोगों पर अटूट भरोसा था। हालांकि जो लोग एजेंडा लेकर चलते हैं वो उस समय भी घटनाओं का अपने तरीके से एनालिसिस करने में जुटे हुए थे। ये कहा गया कि गुजरात से युवा, गुजरात से उद्योग, गुजरात से व्यापारी सब बाहर चले जाएंगे, पलायन कर जाएंगे और गुजरात तो ऐसा बर्बाद होगा, ऐसा बर्बाद होगा कि देश के लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा।
दुनिया में गुजरात को बदनाम करने की साजिश रची गई, एक निराशा का माहौल खड़ा करने की कोशिश की गई। कहा गया कि गुजरात कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। उस संकट में भी मैंने संकल्प लिया कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, गुजरात को इससे बाहर निकाल के ही रहूंगा। हम गुजरात के पुनर्निर्माण ही नहीं बल्कि उसकी आगे की भी सोच रहे थे, और इसका एक प्रमुख माध्यम हमने बनाया वाइब्रेंट गुजरात समिट को। एक गुजरात का आत्मविश्वास बढ़ाने और उसके जरिए विश्व से आंख मिलाकर बात करने का ये माध्यम बन गया। ये गुजरात सरकार की निर्णय प्रक्रिया और फोकस अप्रोच को पूरी दुनिया को दिखाने का एक माध्यम बना। ये गुजरात सहित भारत की औद्योगिक क्षमता को विश्व के समक्ष उजागर करने का माध्यम बना। ये भारत में मौजूद अलग अलग सेक्टर्स की असीमित संभावनाओं को दिखाने का माध्यम बना। ये भारत के टैलेंट को देश के भीतर उपयोग करने का माध्यम बना। ये भारत की दिव्यता, भव्यता और सांस्कृतिक विरासत को विश्व को दिखाने का एक और माध्यम बन गया। हमने कितनी बारीकी से काम किया उसका उदाहरण वाइब्रेंट गुजरात की टाइमिंग भी है। हमने वाइब्रेंट गुजरात तब जब किया जब गुजरात में नवरात्रि और गरबे की धूम रहती है। हमने इसे गुजरात के औद्योगिक विकास का पर्व बना दिया। साथियों, आज मैं आप सभी को एक और बात याद दिलाना चाहता हूं। 20 साल हो रहे हैं। हर तरह की खट्टी मीठी बातें याद आना बहुत स्वाभाविक है। आज दुनिया वाइब्रेंट गुजरात की सफलता देख रही है, लेकिन वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन ऐसे माहौल में किया गया जब तब की केंद्र सरकार भी गुजरात के विकास को लेकर बेरुखी दिखाती थी। मैंने हमेशा ही कहा है कि गुजरात के विकास से देश का विकास, लेकिन उस समय केंद्र सरकार चलाने वाले गुजरात के विकास को भी राजनीति से जोड़कर देखते थे। केंद्र सरकार के मंत्री तब वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने से मना कर दिया करते थे। व्यक्तिगत रूप से तो मुझे बताते थे कि नहीं हम जरूर आएंगे, तो ताने पीछे से डंडा चलता था, वो ना कर देते थे। सहयोग तो दूर की बात, वो रोड़े अटकाने में लगे रहते थे। विदेशी इन्वेस्टर्स को धमकाया जाता था कि गुजरात मत जाओ। इतना डराने के बाद भी विदेशी इन्वेस्टर्स गुजरात आए। जबकि यहां गुजरात में उन्हें कोई स्पेशल इंसेंटिव नहीं दिया जाता था। वो यहां आते थे क्योंकि उन्हें यहां गुड गवर्नेंस, फेयर गवर्नेंस, पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस, इक्वल सिस्टम ऑफ ग्रोथ और ट्रांसपेरेंट सरकार का अनुभव रोजमर्रा की जिंदगी में आता था। आप कल्पना कर सकते हैं, जब वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत की गई थी तब गुजरात में बड़े बड़े होटल भी नहीं थे जहां पर इतने सारे विदेशी मेहमानों को रुकवाया जा सके। जब सारे सरकारी गेस्ट हाउस भी भर जाते थे
तो हमारे सामने सवाल होता था कि अब बाकी लोग कहां ठहरेंगे। ऐसी स्थिति में बिजनेस हाउस को मैंने कहा, भाई जरा आपके कोई गेस्ट हाउस वगैरह है तो वो भी छोड़ दीजिए ताकि उनके काम आ जाए। यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस तक का हमने उपयोग किया। उनके गेस्ट हाउस में मेहमानों को रुकने का इंतजाम किया गया। कुछ लोगों को बड़ौदा भी ठहराना पड़ा। साथियों, मुझे याद है 2009 में जब वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन किया गया, तब पूरी दुनिया में मंदी का माहौल था, मंदी की चपेट में दुनिया थी और सबने मुझे बताया, हमारे अफसर भी मुझे बता रहे थे कि साहब इस बार वाइब्रेंट गुजरात स्थगित कर दीजिए, ये फ्लॉप हो जाएगा, कोई नहीं आएगा। लेकिन मैंने उस समय भी कहा, जी नहीं, ये रुकेगा नहीं, ये होगा। अगर विफल हुआ तो आलोचना होगी और क्या होगा, लेकिन आदत छूटनी नहीं चाहिए। और तब भी वाइब्रेंट गुजरात समिट ने पूरा विश्व मंदी के दौर में था, लेकिन 2009 के वाइब्रेंट समिट में सफलता का एक और नया अध्याय जुड़ गया। साथियों, वाइब्रेंट गुजरात की सफलता इसकी विकास यात्रा से भी समझी जा सकती है। 2003 में इस समिट से कुछ 100 पार्टिसिपेंट्स और डेलीगेट जुड़े थे। बहुत छोटा था। वाइब्रेंट गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में शामिल हैं, जहां से उन्होंने कई बड़ी बातें कही और बताया कि किस तरीके से गुजरात का विकास उनकी ओर से किया गया। और खबरों में आगे बढ़ते हुए राज्य के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी ने सत्ता में आने से पहले कई वादे किए थे, लेकिन अभी तक वो पूरे नहीं हो पाए हैं। साथ ही बढ़ती महंगाई को लेकर भी सरकार को घेरा। वहीं भाजपा की परिवर्तन यात्रा पर भी तंज कसते हुए कहा कि इस यात्रा को लोगों का समर्थन नहीं मिला। उधर भरतपुर जिले की बयाना थाना पुलिस ने लगातार कस्बे में हो रही मोबाइल स्नेचिंग वारदातों के मामले में एक सक्रिय बदमाश को गिरफ्तार किया। कोल्ड ड्रिंक व्यापारी ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। और बात कोटा की, जहां पर ठेका कर्मियों की हड़ताल का असर देखा जा रहा है। अब अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर से लेकर इमरजेंसी वार्ड तक इसका असर देखने को मिल रहा है, जिस वजह से मरीजों के ऑपरेशंस भी टालने पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि ठेका प्रथा समाप्त कर सरकारी संस्थान से भुगतान करने की मांग को लेकर ठेका कर्मी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जिसके चलते अस्पतालों की सफाई व्यवस्था ठप हो चुकी है। खराब हो रहे क्योंकि जो ऐसा कॉलोन ने बोला था कि आज के 6-7 महीने पहले आपको हम RLDC से कर देंगे, तो आज तक भी किया नहीं। और हम 20 तारीख से हड़ताल पे बैठे हुए हैं, 24 घंटे के हड़ताल पे राजस्थान बैठा है सब कुछ, और अभी तक भी कुछ भी हमारा शोषण चलता आ रहा है और आज तक भी कुछ भी नहीं। हम 22 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं समस्त कर्मचारी निविदा संघर्ष समिति के, परंतु अभी तक 4-5 दिन बीत जाने के बावजूद भी ना तो प्रशासन हमारे से वार्तालाप के लिए आया, न कोई उच्च अधिकारी हमसे वार्तालाप के लिए आए। हम वैसे के वैसे ही ये धरने पे बैठे हुए हैं। उधर अलवर के शेखपुर में जेसीबी से आम रास्ते की खुदाई को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं 4 लोगों को गंभीर चोट लगने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की खबर मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची और घायल लोगों से मामले की जानकारी लेकर बयान दर्ज किए गए। हाँ, ये लोग बंद करवा दिए थे 2 लड़के। इन 2 लड़कों की जमानत करवा कर ये घर जा रहे थे और घर जाते जाते घर पहुंचने से पहले ही इनको घेर लिया और घेर कर इनके साथ ये मारपीट की है। किन लोगों ने करी है मारपीट? ये मारपीट करने वाले अली शेर का परिवार है। मैं सारे परिवार को जानता नहीं। एक तो हसन है शायद उसका जुम्मा का लड़का।
और कर लेते हैं इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, आज विश्व पर्यटन दिवस है। अल्बर्ट हॉल आने वाले पर्यटकों का जमकर स्वागत हो रहा है। तिलक और फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया जा रहा है। पर्यटकों के लिए आज संग्रहालय निःशुल्क भी कर दिए गए हैं। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम पर्यटकों के लिए रखे भी गए हैं। तो आज जो पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें राजस्थान की संस्कृति से रूबरू कराया जा रहा है। जो विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं वो भारत की संस्कृति को देख पा रहे हैं, क्योंकि जब पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं तो फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत हो रहा है। माथे पर तिलक भी लगाया जा रहा है, वंदन किया जा रहा है। और पर्यटकों के लिए आज संग्रहालय को बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया है। आपको यहाँ पर टिकट लेने की भी जरूरत नहीं है, आप निःशुल्क संग्रहालय देख सकते हैं। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम पर्यटकों के लिए रखे भी गए हैं जिनका लुत्फ उठा सकते हैं। तो बड़े पैमाने पर आज पर्यटक पहुंच रहे हैं, क्योंकि विश्व पर्यटन दिवस है। कैसे राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके, इसे लेकर ये खास पहल की गई है, जहां पर जो पर्यटक पहुंच रहे हैं उनका स्वागत सत्कार तो भव्य तरीके से किया ही जा रहा है। साथ ही साथ उन्हें कोई भी टिकट शुल्क भी देने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही कई भव्य कार्यक्रम भी वहां पर आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ राजस्थान की संस्कृति बल्कि पूरे देश की जो भारत की संस्कृति है, जिसकी वजह से भारत विदेशों में पहचान रखता है, उसे लेकर भी कई रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो जो पर्यटक आज पहुंच रहे हैं वो काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं। भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रीट भर्ती में 372 पदों की मांग को लेकर हंगामा हो गया। पानी की टंकी पर एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थी चढ़ चुके हैं। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 अभ्यर्थियों का प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। बयाना के कुंडा तिराहे के पास स्थित टंकी पर ये सभी चढ़े हुए हैं। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। समझाइश का दौर भी लगातार जारी है। अभ्यर्थियों से समझाइश कर नीचे उतारने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन 372 पदों की मांग को लेकर रीट अभ्यर्थी जो हैं वो इस वक्त हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ साथ पानी की टंकी पर भी चढ़ चुके हैं। दीपक पुरी सहयोगी भरतपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, समझाइश का दौर जारी है, क्या मांगे रखी जा रही है अभ्यर्थियों की ओर से और अभी वहां पर सिचुएशन क्या है? देखिए प्रियंका, ये एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थी हैं जो 372 पद हैं इनके। उनका जो समझौता हुआ था राज्य सरकार के साथ, उनका कहना है कि उन्हें अभी नियुक्ति नहीं दी गई है और उसी मांग को लेकर के वो पानी की टंकी पर चढ़ करके प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें 6 पुरुष और 3 महिला अभ्यर्थी शामिल है। पानी की टंकी पर लगातार चढ़े हुए हैं। सूचना पर अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। लगातार समझाइश का जो प्रयास है वो किया जा रहा है, लेकिन उनका कहना है कि जब तक कोई बड़ा अधिकारी यहाँ नहीं पहुंचेगा और हमें ठोस आश्वासन नहीं दिया जाएगा, जब तक हम पानी की टंकी से नहीं उतरेंगे। और ये बयाना में जो कुंडा तिराया है वहां पर ये पानी की टंकी बनी हुई है, उसी पर चढ़ करके ये प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची हुई है और लंबे समय से ये जो एमबीसी वर्ग का मामला है नियुक्ति का 372 पदों पर ये चल रहा है। अब ऐसे में आज ये अचानक ही पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन करने लगे। उसके बाद अधिकारियों का धीरे धीरे वहां पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। उपखंड लेवल के अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं और पूरे मामले में उनसे समझाइश की जा रही है। उन्हें नीचे उतारने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक वो नीचे नहीं उतरे। दीपक, ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। सबसे पहले तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अभ्यर्थियों की ओर से पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया जा रहा है। क्योंकि दीपक, आप बता रहे हैं कि नियुक्ति की मांग लंबे वक्त से चली आ रही है। सवाल यह कि नियुक्ति हो क्यों नहीं पा रही है? बात हो पाई क्या किसी अधिकारी या प्रशासन से आपकी? देखिए, एमबीसी वर्ग का जो सरकार के साथ समझौता हुआ था उस कोई पेच अटका हुआ था और उसको लेकर के ये जो नियुक्तियां हैं वो रुकी हुई थी और उसी को लेकर के अभ्यर्थियों ने पहले भी कई बार प्रदर्शन किया था। जहां शहीद स्थल है गांव पीलूपुरा में, वहां पर भी इनके द्वारा जो है प्रदर्शन किया गया था और कई बार इन्होंने अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करके अधिकारियों को चिट्ठी दी है और इस पूरे मामले में कार्रवाई करने की मांग की थी। लेकिन इनकी जो ये अभ्यर्थियों की जो परेशानी है वो दूर नहीं हो रहा। ऐसे में आज अभ्यर्थी जो है वो पानी की टंकी पर चढ़ करके अपना विरोध जता रहे हैं। उनका कहना है कि हमको नियुक्ति दी जाए और एमबीसी वर्ग के तहत ये नियुक्तियों की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो आरक्षित है इसमें 372 पद आरक्षित थे, उनमें उनको नियुक्ति नहीं मिली है। हालांकि समझौता किस तरह से हुआ था, क्या बातचीत हुई, उसके तहत ये 372 जो अभ्यर्थी हैं वो अभी भी भटक रहे हैं, उनको नियुक्ति नहीं दी गई है और उसी को लेकर के ये लगातार उनका जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है। और ऐसे में उन्होंने अलग अलग अंदाज से अपना विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन अब वो
उग्र होकर के पानी की टंकी पर चढ़े हुए। लगातार उन्हें प्रशासन समझाने की कोशिश कर रहे हैं अधिकारी जो है, लेकिन वो मान नहीं रहे। उनका कहना है कि 372 जो नियुक्ति है उन पर चर्चा की जाए और कोई ठोस आश्वासन दिया जाए, उसके बाद ही हम पानी की टंकी से नीचे उतरेंगे। बिल्कुल दीपक, क्योंकि आप बता रहे हैं पहले भी आश्वासन मिला था लेकिन मांगों को पूरा नहीं किया गया। अब चूंकि समझाइश वहां पर की जा रही लेकिन वो मान नहीं रहे हैं, कोई अनहोनी ना हो जाए इसे लेकर क्या तैयारियां देख पा रहे हैं आप वहां पर दीपक? देखिए, अभी तैयारियां वहां कुछ भी नहीं है, ना तो एसडीआरएफ की जो टीम है वो पहुंची हुई है, ना किसी तरह का जाल नीचे बिछाया हुआ है। अभी सिर्फ जो वहां के स्थानीय पुलिस अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, उनके द्वारा समझाइश की जा रही है। आसपास के जो लोग हैं वो वहां पर एकत्रित हुए हैं और लगातार जो पानी की टंकी पर अभ्यर्थी चढ़े हुए हैं उनसे बातचीत की जा रही है। अभी तक किसी भी तरह का कोई इस तरह का वहां पर बंदोबस्त नहीं किए गए जिससे कि कोई अनहोनी हो तो उसे रोका जा सके। ठीक है दीपक, आप बता रहे हैं कि अब तक वहां पर कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं जिससे कि अनहोनी को टाला जा सके। हालांकि पुलिस और प्रशासन जरूर वहां पर मौजूद है और समझाइश का दौर भी लगातार जारी। अब देखना है कि कब तक मना लिया जाता है। आप नजर बनाए रखेगा दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पानी की टंकी पर एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थी चढ़े हुए हैं और प्रदर्शन उनकी ओर से किया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।